डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। आइए फटाफट से देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स जो है उन्हें देखने वाले हैं आज की डेट से। उसमें हम देखेंगे पहले पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंस बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध के ध्रुवीय गुण। उसके बाद देखेंगे डाइपोल मोमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद हम लोग देखेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध में भी बेटा सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट हम देखेंगे फाजेंस रूल। ठीक है, तो आइए फटाफट से एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेटा इसे कहते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इस वजह से जो पोलर कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड का, उस वजह से जो बंध होता है सहसंयोजक बंध कैसा कहलाता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि ये साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम टाइप के एलिमेंट्स से बनता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है तो उनका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है सेम होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का द्विध्रुव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सहसंयोजक बंध डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स के बीच में बंधे, हाँ, लाइक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ऐसे जगह पे जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, यानी सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डिफर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो इस वजह से उनके भीतर क्या होता है? ध्रुवीय गुण आ जाता है, पोलैरिटी आ जाता है, और ऐसे बंध को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आपका पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर 2 तरह के आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इसमें से आपने नॉन पोलर के बारे में कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं, तो पोलैरिटी है नहीं, तो एक सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड की तरह काम करेगा। लेकिन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझना चाहिए, है ना, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज़्म में ये पोलैरिटी बहुत ज़्यादा अपना रोल परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से आता है उसको समझने के लिए हमें क्या देखना होगा? पहले पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखना होगा कि आखिर ये कोवेलेंट बॉन्ड में पोलरिटी की कैरेक्टर कैसे डेवलप होती है। विषम परमाणविक सहसंयोजक बंध में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः ऐसे सहसंयोजी बंध में आयनिक लक्षण पाया जाता है। ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ठीक, अब डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा? जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, BPE का मतलब है बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे में हम कहते हैं हिंदी में बंध इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बंध इलेक्ट्रॉन, आबंधी और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो जो बंध में भाग लेते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में पहला तत्व भी इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा तत्व भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस के कारण जिसका हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और क्या करेगा? इस वजह से उस पर एक पार्शियल ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और जो कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है उस पर आंशिक धनावेश यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इस डेवलपमेंट के कारण सहसंयोजक बंध में भी
आयनिक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसे बंध को, ऐसे सहसंयोजक बंध को जिसमें विद्युत ऋणात्मकता के डिफरेंस के कारण आयनिक गुण उत्पन्न होता है, ऐसे सहसंयोजक बंध को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस ओर से किस ओर जो है आकर्षित होता है। अब अगर हम HCl की बात करें बेटा, तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के वाहक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, बना दिया। अब क्लोरीन के वाहक कक्ष में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो आपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बना दिया। ठीक है, अब ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन का है, ये जो पेयर है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होता है? उसकी ओर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की ज़्यादा है हाइड्रोजन से। तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होगा? क्लोरीन की ओर आकर्षित होगा। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर आकर्षित होगा तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बनने पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल ऋण आवेश और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सेम चीज़ को हम समझ सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सेम चीज़ को हम समझ सकते हैं कहाँ? हाइड्रोजन फ्लोराइड में। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन द हाइड्रोजन। तो हमारा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा? फ्लोरीन की ओर। तो फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कि कैसे आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड पे, और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वाटर के केस में भी समझने की कोशिश कीजिए। वाटर के केस में देखिए, ऑक्सीजन के पास होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में तो आप जानते ही हैं कितना होता है ना? हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक एक की ये साझेदारी कर लेगा। चलिए इसको अलग सिंबल से दिखा देते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी बॉन्डिंग को देखें तो कैसा देखेंगे? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा देखेंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन पे क्या डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से इन सारे यौगिकों में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण की। ये जो बेटा द्विध्रुव आघूर्ण है, यह ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के बनने के कारण ही उत्पन्न हुआ गुण होता है। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध में भाग लेने वाले भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के परमाणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे हम अगेन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, जिसमें मान लीजिए हमने HCl ही ले लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु और यहाँ क्लोरीन का परमाणु है। इन दोनों के मध्य की दूरी मान लिया हमने कितनी है? D है। इनके मध्य की दूरी कितनी है? D है, यानी बॉन्ड लेंथ D है। ठीक है,
और ये आपका क्या है, सपोज़ कि ये आपका क्लोरीन है और सपोज़ दिस इज़ योर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वैल्यू Q+ मान लेते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा जिसकी वैल्यू Q- मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो आवेश का आकर्षण प्रतिकर्षण का वैल्यू है वो कितना हो गया, Q हो गया। अब इस बॉन्ड में जो द्विध्रुव उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू, हैं। और इसका मात्रक होता है डिबाई, जिसे हम कैपिटल D से व्यक्त करते हैं, ठीक है। गणितीय रूप से अगर हम देखें तो हम द्विध्रुव आघूर्ण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश इंटू दूरी, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। डायपोल मोमेंट को हम म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, आवेश को हम Q से एंड डिस्टेंस को हम D से। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बेटा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, Q इंटू D। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू D, ठीक है। और इसका मात्रक क्या हो गया, डिबाई। बेटा 1 डिबाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 to the power of -18, 10 to the power of -18 ESU सेंटीमीटर, या 3.336 इंटू 10 to the power of -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी सेंटीमीटर में जो है वैल्यू होती है 1 डिबाई की, ठीक है। समझ में आई बात। अब किसी भी ऐसे सहसंयोजक बंध को देखें जहाँ पर आपका जो है द्विध्रुव है, लेकिन D की वैल्यू यानी म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 डिबाई। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 डिबाई। एक मिनट, इफ म्यू इज इक्वल्स टू 0 डिबाई, तो वहाँ पे कोई भी डायपोल नहीं होगा, नो डायपोल। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो द्विध्रुव क्या है, एक दैशिक राशि है, उसकी एक कहीं ना कहीं दिशा होती है। तो अब इस दिशा को व्यक्त भी करना होगा। कैसे व्यक्त करेंगे, तीर के द्वारा व्यक्त करेंगे, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इस तीर का 2 भाग होता है बेटा, किसी भी तीर के 2 भाग होते हैं। इस भाग को हम शीर्ष कहते हैं और इस भाग को हम पूंछ कहते हैं। सबको पता है ये बात, टेल ऑफ द एरो एंड हेड ऑफ द एरो, ये तो सबको पता है ना। तो इसी तीर के निशान से हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे किसको, दैशिक प्रकृति किसकी, डायपोल की। ओके, अब एक को एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एक पहला एग्जाम्पल HCl लिया गया है। ओके, तो HCl में आप जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन होता है, क्लियर है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हम डायपोल की दिशा कैसे व्यक्त करेंगे। डायपोल की दिशा में बेटा ऋण ध्रुव जो है ना, शीर्ष को प्रदर्शित, शीर्ष द्वारा, और धन ध्रुव पूंछ द्वारा धन ध्रुव, ठीक है। तो धन ध्रुव पूंछ द्वारा और ऋण ध्रुव किसके द्वारा बेटा, शीर्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जहाँ टेल होता है वहाँ से एक ऐसे खड़ी लाइन खींची जाती है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन को जो
आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की दिशा है वो फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन है, वो फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन है। ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल समझना चाहें, जैसे बेरिलियम डाईफ्लोराइड, बेरिलियम डाईफ्लोराइड, बेरिलियम डाईफ्लोराइड में अगर हम देखें तो इसका भी पहले हम क्या बनाएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेटा बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब चूँकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ब्रोमीन, सॉरी बेरिलियम, तो इलेक्ट्रॉन किधर की ओर खींचेगा, फ्रॉम बेरिलियम टू फ्लोरीन, फ्रॉम बेरिलियम टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 डाइपोल बन रहा है। ओके, अब इन दोनों डाइपोल का जो वैल्यू है वो क्या है, समान है और दिशा भिन्न है। तो म्यू की वैल्यू जो होगी बेटा, यहाँ जो म्यू की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 डिबाई होगी। म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिबाई होगी। जबकि HCl के केस में म्यू की वैल्यू बेटा है 1.75 डिबाई। ठीक है, समझ रहे हैं कि ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि जितना म्यू इधर की ओर, जितना द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर काम कर रहा है उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर काम कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिबाई हो जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझते हैं बोरन ट्राइफ्लोराइड का। बोरन ट्राइफ्लोराइड, पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखिए, बोरन एक एक इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन से साझा करके 3 सहसंयोजक बंध बना देता है। ठीक है, अगेन जो हमारा डाइपोल काम करेगा वो 3 तरीके से काम करेगा। बोरन से फ्लोरीन की ओर, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, फ्रॉम बोरन टू फ्लोरीन, फ्रॉम बोरन टू फ्लोरीन, फ्रॉम बोरन टू फ्लोरीन। तो इस तरीके से 3 डाइपोल काम कर रहा है और तीनों 3 दिशा में हैं। ठीक है, लेकिन तीनों की वैल्यू क्या है, समान है। तो इस तरीके से म्यू एज ए टोटल यहाँ भी 0 डिबाई होगा। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करें तो कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, 4 अलग अलग क्लोरीन के द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। ठीक है, अगेन इसका आप क्या बना लेंगे, डाइपोल बना लेंगे, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, हियर आल्सो फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। यहाँ पर भी देखिए जो डाइपोल है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है और फाइनल म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिबाई है। फाइनल म्यू की वैल्यू कितनी है, 0 डिबाई है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात यहाँ पे CH4 की करेंगे, अगेन CH4 भी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। CH4 की जगह हम ले लेते हैं CHCl3, CHCl3। ठीक है, CHCl3 ले लेते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ट्राईक्लोरोमीथेन की स्थिति में क्या होगा, कार्बन की एक तो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनेगा और 3 क्लोरीन के साथ बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जितने भी क्लोरीन हैं उनके साथ जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, समान होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, होगा ना डिफरेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई है 1.505 डिबाई।
1.05 dBi। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम देखिए द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। ठीक है, और उसका डायपोल शो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। जिस तरीके से आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर था, उसी तरीके से आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। ठीक है, सॉरी बेटा, तबीयत नहीं ठीक होने से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट पढ़ाना ज़रूरी है, आप लोगों का क्लास लेना मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है कि आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण। ठीक है, तो जब विषम परमाणविक बंध की हम बात करते हैं, कोई भी विषम परमाणविक बंध हो, यानी कि कोई भी ए बॉन्ड बी है जहाँ पर ए और बी अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो इनके बीच ज़रूर ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। अब हमने ये पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और कम है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो विषम परमाणविक यौगिक को देखकर या अणु को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% कोवेलेंट है या 100% आयनिक है, हम नहीं कह सकते, है ना। वही बात कही जा रही है कि विषम परमाणविक बंध ना ही 100% आयनिक होते हैं और ना ही 100% सहसंयोजी होते हैं। आयनिक लक्षण या सहसंयोजी लक्षण बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मकताओं के अंतर पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है तो उसमें आयनिक लक्षण उतना ही ज़्यादा पाया जाता है, और अगर कम होता है तो उसमें सहसंयोजी लक्षण ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। विद्युत ऋणात्मकता के बेसिस पर ही हम लोग आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अगर विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस ज़्यादा है तो आयनिक बॉन्ड होगा, कम है तो क्या होगा? सहसंयोजक बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जब धनायन और ऋणायन, कभी भी अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। यहाँ हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि उसमें कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। जब धनायन और ऋणायन बेटा एक दूसरे के पास आते हैं तो होता क्या है? धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करता है, और साथ ही साथ जो ऋणायन है वो धनायन के क्लाउड को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है। इस प्रक्रिया में पूरा क्या होता है? डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इस डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? आयन डिफॉर्मेशन या आयन पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? आयन डिफॉर्मेशन या आयन पोलराइजेशन। इसको और अच्छे से कैसे हम समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल बनाते हैं, उसमें फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए कैसे, कि मान लीजिए आपका कोई यहाँ पे एक नाभिक है, परमाणु है। ठीक है, ये परमाणु कैसा है? पॉजिटिव आयन है। कैसा है? पॉजिटिव आयन है, धन आयन है। ठीक, और ये कैसा है आपका? मान लीजिए थोड़ा बड़ा इसका नाभिक है इससे, और वो कैसा है? नेगेटिव आयन है। ठीक है, ये ऋण आयन है। और ये जो है, ये जो गोला है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। चाहे वो धन आयन हो चाहे वो ऋण आयन हो, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का मेघ होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, तो अब बेटा अगर धनायन और ऋणायन पास में आते हैं
तो पहली स्थिति जो होती है वो कैसी इनकी होती है, ये आपका धनायन है और ये आपका ऋणायन है। जैसे ही ऋणायन पास में आने लगता है तो ये थोड़ा थोड़ा क्या होने लगता है, इसकी ओर रिपेल करने लगता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखिए क्या हो गया, डिस्टॉर्ड हो रहा है। ठीक है, और फिर थोड़े समय बाद क्या होता है, थोड़े समय बाद ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका विलय हो गया, विलय होना मतलब मिक्स्ड अप हो जाना, दोनों क्लाउड आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और इस तरह से मिक्स हो करके जो बना रहे हैं ये क्या शो कर रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आयन डिफॉर्मेशन, आयन डिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, या और क्या कह सकते हैं, आयन का पोलराइजेशन या आयन पोलराइजेशन। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपका आयनिक कैरेक्टर के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाजन्स रूल की। फाजन्स रूल क्या है बेटा, कुछ ऐसे नियम कैसिमिर फेजन नाम के साइंटिस्ट ने बताया जिसके अनुसार आयन डिफॉर्मेशन या आयन पोलराइजेशन किन किन कारकों में अनुकूल हो जाता है। मतलब अगर हमें आयन डिफॉर्मेशन करना है तो हम कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिसमें ये आसानी से हो जाएगा। इन चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ रूल कौन बताया, फजान ने बताया, और जिसे हम फैजन्स रूल के नाम से जानते हैं। ये बहुत टफ नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपका स्मॉल साइज का कैटायन है और हाई चार्ज है तो ये आसानी से क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन को शो करता है। लाइक मान लीजिए हम देखें कि आपका एग्ज़ाम्पल इसका समझते हैं पहले के लिए। अगर मान लीजिए हमने ले लिया KCl NaCl और LiCl, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी जगहों पे एनायन सेम है। एनायन क्या है, सेम है, और कैटायंस क्या है, डिफरेंट है, कैटायंस आर डिफरेंट। तो स्मॉल साइज का कैटायन जो है वो क्या करता है, डिफॉर्मेशन को बढ़ावा देता है, यानी सहसंयोजकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें क्रम समझना चाहें तो इसका साइज ये क्या है, घटने का क्रम है, घटने का क्रम है नहीं, यानी कि अगर हम देखें धनायन की त्रिज्या, तो पोटेशियम से लिथियम की ओर क्या हो रही है, घट रही हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम इसको क्या रिलेट करेंगे कि अगर त्रिज्या कम हो रही है तो ध्रुवण क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ध्रुवण क्षमता बढ़ेगा, है ना। जितना पास पास रहेगा उतना आसानी से ध्रुवण होगा। तो जब ध्रुवण क्षमता बढ़ेगा बेटा तो सहसंयोजी गुण भी बढ़ेगा, सहसंयोजी लक्षण या गुण भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो हैं अगर आएंगे तो इस तरीके से आप लिखते हैं। तो ये लिखने के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कंडीशन याद रखना है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ईजियर द सहसंयोजी लक्षण या डिफॉर्मेशन ऑफ आयन या आयन पोलराइजेशन। ठीक है,
आयन पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो नेचुरली सहसंयोजी लक्षण बढ़ेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयन डिसफॉर्मेशन और आयन पोलराइजेशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड रूल को समझना चाहें तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। कह रहे हैं ऋणायन की बड़ी साइज, अभी धनायन की छोटी साइज होनी चाहिए। सहसंयोजी गुण अगर दिखाना है तो धनायन की छोटी साइज होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं ऋणायन की बड़ी साइज होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट ही तो है ना, एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री कर रहा है ना। अगर आपका कोई भी कंडीशन है ना धनायन की बड़ी साइज को फेवर कर रहा है, छोटी साइज को फेवर कर रहा है, तो ऋणायन की बड़ी साइज को फेवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे ऐसा जहाँ पर ऋणायन की साइज वेरिएट करेगी और धनायन हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। लाइक लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कैटायंस आपके सेम है और एनायंस आपके डिफरेंट है। कहा गया ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन greater is the polarity and greater will be the covalent character। ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिखेंगे अगर रीज़न के फॉर्म में पूछा जाएगा तो। ठीक है। तो अब इसको अगर हमें ऑर्डर में लिखना है तो चूँकि फ्लोराइड का जो त्रिज्या होता है इज़ लेसर देन क्लोराइड, इज़ लेसर देन ब्रोमाइड, इज़ लेसर देन आयोडाइड। ये तो मैंने एक सीरियल में लिखा है। मान लीजिए आपको स्कैटर्ड फॉर्म में रहे तो आप इसको सीरियल में लिख लेंगे और उसके बाद क्रम दिखाएंगे। ठीक है। तो साइज बढ़ने का क्रम है, तो सब साइज बढ़ने का क्रम है तो पोलैरिटी भी बढ़ने का क्रम है, पोलैरिटी बढ़ने का क्रम है, और जब पोलैरिटी बढ़ने का क्रम है तो कोवैलेंसी बढ़ने का क्रम है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी बढ़ने का क्रम है। समझ में आई बात? आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। अब लोअर मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? मेल्टिंग पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ पे कुछ साल्ट बने, साल्ट ही मेल्ट करता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में कुछ साल्ट को लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कुछ सॉल्ट ले लेते हैं। NaBr इज़ अ सॉल्ट, मैग्नीशियम Br2 इज़ अ सॉल्ट, एल्यूमिनियम Br3 इज़ अ सॉल्ट। ठीक है। ओके। ये ऐसे सॉल्ट हैं जिसमें आपका कैटायन डिफरेंट है, सॉल्ट विद डिफरेंट कैटायंस। इसी तरीके से आप ले सकते हैं सॉल्ट विद डिफरेंट एनायन भी लिख सकते हैं। कंपेयर करना है तो कुछ तो कॉमन रखना पड़ेगा। ठीक है। लाइक लिथियम के लिए लीजिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। ठीक है। तो दीज आर द सॉल्ट। ओके। अब देखिए इन सॉल्ट के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब हमारा लवण का गलनांक घटेगा तो उनकी ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी। जहाँ ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी वहाँ गलनांक क्या होगा? कम होगा। ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगी तो गलनांक कम होगा। अब ध्रुवण क्षमता कैटायन और एनायन के बेसिस पर आप देख चुके हैं, कैटायन और एनायन के बेसिस पे आप देख चुके हैं, है ना। तो आप साइज को
कंसीडर कर सकते हैं, साइज के बिहाफ पे ध्रुवण क्षमता को कंसीडर कर सकते हैं और ध्रुवण क्षमता के बिहाफ पे गलनांक को कंसीडर कर सकते हैं। गलनांक के आधार पर आप सहसंयोजक कैरेक्टर को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर हम सोडियम ब्रोमाइड से एल्युमिनियम ब्रोमाइड की ओर बढ़ें तो धनायनों की ध्रुवण क्षमता क्या हो रही है बेटा? बढ़ती है, इंक्रीज होती है, यानी सहसंयोजक लक्षण क्या होगा? लक्षण भी इंक्रीज होगा। और जो सहसंयोजक लक्षण इंक्रीज होगा इसका मतलब गलनांक क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी समझ सकते हैं। लिथियम का फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। तो यहाँ पे हैलाइडों को देखें तो आप डिफरेंट हैलाइड्स हैं लिथियम के, है ना। तो लिथियम के डिफरेंट हैलाइड्स में अगर हम हैलाइड आयनों की ध्रुवण क्षमता को देखें तो उनके बढ़ने का क्रम फ्लोराइड से आयोडाइड की ओर क्या होगा? बढ़ेगा। ऋणायनों की ध्रुवण क्षमता बढ़ने का क्रम। ठीक है, तो जब ये ध्रुवण क्षमता बढ़ने का क्रम ये है तो सहसंयोजक गुण भी बढ़ने का क्रम है। ये सहसंयोजक गुण भी बढ़ने का क्रम है और फिर गलनांक के घटने का क्रम है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो आप एक कंक्लूज़न लिखा सकते हैं कि जो आपका ध्रुवण क्षमता है ना, उस पे डिपेंड क्या कर रहा है? सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजी लक्षण इज प्रोपोर्शनल टू ध्रुवण क्षमता। सहसंयोजी लक्षण इज प्रोपोर्शनल टू ध्रुवण क्षमता एंड सहसंयोजी लक्षण इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गलनांक। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गलनांक या ध्रुवण क्षमता इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गलनांक। देखो बेटा, ये आपके एग्ज़ाम में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो यहीं से पकड़ में आते हैं। ठीक है, बाकी फैज़न रूल आपको पूछा जाएगा तो फैज़न रूल को बताने के लिए बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो चारों कंडीशंस पढ़ लें वो चारों कंडीशन देख के आप कोई भी एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। बट रीजनिंग के क्वेश्चन जहाँ आएंगे तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। 4th पॉइंट है आपका लवणों की विलेयता, जल में विलेयता ना। जल में लवणों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी of salt in water। ठीक है, solubility of salt in the water, जितना solubility जितना कम होगा, solubility जितना कम होगा, ठीक है, polarity उतना ज़्यादा होगा। polarity जितना ज़्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी जितनी कम होगी पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी, और पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड उतना ही ज़्यादा होगा। अभी सिंपल सी बात है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसको हम जल में घोलेंगे तो जल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और आपका आयनिक सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड को वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है,
और जितनी कम सॉल्युबिलिटी होगी उतना ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास में जितना हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया था दैट इज़ आई होप कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जिसमें आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी हेल्दी। ओके, बाय बाय।